गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 अगस्त है। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट एस्पिरेंट जो है उनको लाभ मिल सके। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट आप लोग से पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ही दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यह है कि उम्मीद से ज़्यादा निकला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में यह आएगा, साइंस और टेक वाले पार्ट में। हेडिंग में आज लिखना भूल गया किसी कारणवश, जल्दी है मुझे कहीं जाने के लिए, ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। हाल ही में मैंने अपने सारे अपडेट कर चुका हूँ दैनिक जागरण के रिलेटेड। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस से रिलेटेड आपको पीडीएफ ऐप पर अवेलेबल है, युक्ति आई इसके ऐप पर। और साथ ही साथ डीसीए के भी क्लासेस के ऐप आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिएगा। चंद्रयान से संबंधित चीज़ें आप लोग को वहाँ अपडेट करा दी गई है, तो आप उसे देखते हुए ये समझने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रयान 3 जो मिशन गया है और हमने वहाँ पर अपना झंडा फतह किया है, ध्यान रखिएगा। हमने कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो जिसमें हमने लैंडर और रोवर ने पेलोड चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने में जुटा है, जहाँ पर कुछ रहस्य हैं जो हमने आकलन किए उससे कहीं अलग हैं। तो यह मैंने उस पीडीएफ में आप लोग को अवेलेबल कराया है कि यह समस्या यह है कि हम जो आकलन कर रहे हैं क्या वास्तविक वही रूप है चंद्रमा का या उससे इतर है। तो इतर है तो हम मानवीय जो बसावट बनाने का जो प्रोग्राम सोच रहे हैं चंद्रमा पर, ताकि अंतरिक्ष अनुसंधान को और आसान बनाया जा सके, तो क्या वो टफ उसके लिए वर्क हो जाएगा। और सोच के देखिए 70 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तो भारत में कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में पृथ्वी पर अधिकतम तापमान कितना है, लगभग 53-54 डिग्री सेल्सियस वो अधिकतम है। और औसत की बात की जाए, औसत अधिकतम तापमान की बात की जाए तो लगभग 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन सभी जगह पाया जाता है। तो मानवीय बसावट इस 33 और 35% आपको 33-35 डिग्री के टेम्परेचर पर रहने का आदी हो चुका है। तो वहाँ पर समस्या वर्तमान में ऐसी है, तो हम विश्व में जब वहाँ पर चंद्रमा पर अपने अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेंगे तो 70 डिग्री में कैसे सारे असेसमेंट को हम डेवलप करेंगे, यह सबसे बड़ी समस्या के तौर पर आएगी। तो अंतरिक्ष में क्या है कि जो सेंसरशिप लगा हुआ चेस्ट, जिसे चंद्रमा पर 5 आपको प्रोग्राम भेजे गए हैं मशीन, जिसके आधार पर चंद्रमा का पूरा आकलन किया जाएगा। तो लैंडर विक्रम लगे पेलोड चंद्र सरफेस थियोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट जो है चेस्ट चंद्र सतह पर तापमान में जो प्रोफाइलिंग है उसको लेकर वैज्ञानिक हैरान है। चंद्र के सतह पर क्या है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान था, हालांकि यहाँ पर अनुमान 70 डिग्री हो गया। इससे पृथ्वी दो तरीके से हम आकलन कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर हमारा जिस तरीके से हम पोल के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक गहराई में जाते हैं तो डिग्री टेम्परेचर कैसे बदलाव आता है, क्या उससे इतर है। तो यह बिल्कुल इतर है, तो अलग है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि चंद्रयान हमें बहुत से रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल था, भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। अरब अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद आपको लैंडर उतारा है। तो भारत प्रथम देश भी रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला लैंडर उतारा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा क्या करना है, हमें समझने का प्रयास करना है। यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न भी निकाले जा सकते हैं। अब पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, विश्व चैंपियनशिप में भी नीरज चोपड़ा का बजा डंका। वो 88.17 मीटर का भाला फेंक कर आपको जो सर्वश्रेष्ठ रहा, यह दूसरे पहले भारतीय ऐसे जो 2 वर्ल्ड आपको विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक एकमात्र भारतीय है। और ध्यान रखिए इसी साथ पाकिस्तान के एथलीट भी थे अरशद नदीम, जिन्होंने आपको 87.82 मीटर भाला फेंका है। तो ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है।
चंद्रयान मिशन नए भारत की भावना का प्रतीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा यह बातें की गई है। तो इनके संदर्भ में बहुत सी चीजें लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अपनी कविता लिखे हैं, तो प्रश्न आपको ऐसे में यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आजकल का प्रश्न का चलन जो हो गया, इसी प्रकार से किसी राजनेता के, प्रमुख राजनेताओं के भाषण को प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक्टिव मोड में रहना है। इनके संदर्भ को समझ लेना, किस सेंस में बातें की जा रही है, और उसको अपने उत्तर में शामिल कर लेना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे, वन सेकेंड, ओके। चलिए, क्लासेस भी चल रही है डीसीए की क्लास, इसलिए मैं बैक टू बैक डीसीए क्लास चल रही है। कहने का मतलब आपको जनवरी से सितंबर तक के आपको 10 मंथ का आपको क्या चलाया जा रहा है, करेंट अफेयर, जो आगामी बीपीएससी और इस प्रकार के यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक केस स्टडी देखिएगा। हिंदू महिलाओं के शादी के लिए मना तो युवक ने कर दी बच्चे की हत्या। देखिए, केस स्टडी आपको यह समझाता है कि आप अपने सोसाइटी में जो घटनाएं घट रही है उससे कैसे सतर्क रहें। शासन प्रशासन को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार के दंडनात्मक कार्य होंगे, और साथ ही साथ मानवीय कार्य भी देखने होंगे। तो आपको केस स्टडी इससे संबंधित चीज़ों को समाधान ढूंढता है। अब हिंदू महिला के शादी से किया इनकार, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति विशेष इस हद तक जा सकता है कि उसके 2 बच्चों को हत्या कर दे, उसके बच्चों को हत्या कर दे। ध्यान रखिएगा, लोहरदगा झारखंड में मैंने बताया था कि एक टाइम जोन पर बैठा हुआ है। झारखंड का जो जिला है वो आपको क्या है, टाइम जोन पर बैठा हुआ है। रीजन उसके पीछे कि वहाँ पर बहुत सा कोलोनाइजेशन किया जा चुका है। पहले किसके द्वारा किया गया, पहले ईसाइयों के द्वारा किया गया। बहुत से आदिवासी वर्ग के जो थे, जो वंचित वर्ग थे, उनको प्रलोभन देकर ईसाई बनाया गया। अब है कि इस्लाम भी वहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे हावी हो रहा है, प्रकोप तरीके से। तो आदिवासियों का जो मूल वास है वो इनके लिए प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे समझे, किस रूप से आगे बढ़ाए। ये आने वाले समय में एक केस स्टडी के तौर पर आपको गिना जाएगा। लगातार आपको देख रहे होंगे कि महिला झारखंड में आदिवासी महिलाओं को, मुस्लिम आदिवासी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर शासन प्रशासन को जवाबदेही बनना होगा। साथ ही साथ क्या करना होगा, इस वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी यह समझना होगा कि यह वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप होगा। अभी वाद हो रहा है तो प्रतिवाद होगा। तो यह वाद और प्रतिवाद के मामले में क्या होगा, आपको जो सहजता की जिंदगी है वो प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। और जब राज्य आपके इस कार्य के लिए दंडित किया जाएगा, राज्यों के द्वारा अंकुश लगाया जाएगा, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो जब हनन होगा तो क्या होगा, हनन होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फिर आप चीज़ों को दूसरे संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्राथमिक तौर पर ही चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट है, तो लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यूपीएससी का आंसर राइटिंग है उसमें भाग ले सकते हैं, बीपीएससी का आंसर राइटिंग है और यूपी पीसीएस का, तीनों का आंसर राइटिंग है। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आपको अब सारी चीज़ें अपडेट होंगी। कुछ व्यवस्था थी पहले तो नहीं हो पाया, हालांकि यूपीएससी का एक टेस्ट मॉड्यूल लेट चल रहा है, बीपीएससी रेगुलर चल रही है। यूपी पीसीएस, अब यूपीएससी भी आपको रेगुलर है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि बीपीएससी का अभी हम लोग क्या किए, स्टे किए हुए हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास। जिनका एग्जाम 70 है, 70 में एग्जाम देना, वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं बीपीएससी में, ठीक है ना। पर जिनका 69 बीपीएससी है उनको अभी स्टे किया गया है, तो आप लोग भाग ले सकते हैं। अब देखिए, भारत ही कर सकता है भरोसेमंद सप्लाई चेन का निर्माण, मोदी जी के द्वारा बोला गया भारतीय प्रधानमंत्री का। B20 शिखर सम्मेलन, अर्थात बिजनेस 20, जो बिजनेस में सबसे टॉप 20 के हैं, उनके सम्मेलन आयोजित किए गए। कहाँ पर, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में
इस सम्मेलन में कुछ बातें की गई है। मैं जो लगातार आप लोगों को कुछ बातें बोल रहा था, तो मैं अभी सिद्ध करूंगा। देखिए, त्योहारी सीजन की बात हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, भारत में महामंदी नहीं आ रही आती है ना। महामंदी नहीं आती, मंदी जरूर होता है, इसके पीछे हमारा त्योहार कॉन्सेप्ट है, त्योहारी सीजन का कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज फिर प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो कहीं ना कहीं धरातल पर है, उसके भविष्य आपको है, तो आपको समझने होंगे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आप एग्जाम का बेस्ट अचीवमेंट ले पाते हैं। तो हम इस पर ही बात करेंगे आगे। ध्यान रखिएगा कि इस B20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है कि सप्लाई चेन के बारे में। तो कुछ दिन पहले ही वीडियो एनालिसिस में कर रहा था, उसमें सप्लाई चेन इंडिया के बारे में बताया था, क्यों भारत के सप्लाई चेन पर वर्ल्ड को है ना बिलीव होगा, क्योंकि भारत है ना पहले संवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाता है, दूसरा मानवीय स्वरूप की बात करता है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, सह अस्तित्व की बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है भारत का, तो अलग बनाता है। हम जरूरत के अनुसार हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं, समस्या समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इनका भी आप देखिएगा, एस जयशंकर जी का, संकट की स्थिति में सबसे पहले पहल करता है भारत। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, यह कहीं ना कहीं हमें बेहतर सप्लाई चेन सप्लायर के तौर पर विश्व के सामने रखता है, जिसमें हम भविष्य में व्यापार की वैश्विक विकास के भविष्य पर निर्भर करता है। इसलिए इसे बदलना, ऐसा व्यापार अपनाना हो जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा जाए। उत्पादक और उपभोक्ता के दोनों के बीच संतुलन की स्थिति कायम कर B20 लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो किया गया, उसमें ध्यान रखिएगा साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा किया गया। तो आपसे यहाँ प्रश्न किया जा सकता है, एक चीज याद रखनी है आपको इसमें कुछ बातों को लेकर, जैसे कंज्यूमर डे मनाया जाता है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया है कि उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं की इच्छाओं को सम्मान देते हुए कंज्यूमर केयर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए, ना कि कंज्यूमर डे को। तो देखिएगा आने वाले समय में, कुछ ही समय में कंज्यूमर डे के जगह कंज्यूमर केयर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कंज्यूमर की सुरक्षा की बात की जा रही, कंज्यूमर के अधिकारों की बात की जा रही, कंज्यूमर के वास्तविक डिमांड्स को पूर्ति करने के लिए पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट को समझा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब देखिए, बात कर रहे हैं एस जयशंकर जी, हमारे जो विदेश मंत्री, उनके द्वारा किया गया, हाल ही में इनके द्वारा राज्यसभा की सदस्यता ली गई है। तो क्वेश्चन एक बताइएगा, जयशंकर जी राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण किए हैं, किस सीट से किए, इनका निर्वाचन क्षेत्र सीट कौन सा, किस राज्य से है, तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करूं तो यहाँ पर पहले से अधिक विविध और लोकतांत्रिक पुनः वैश्वीकरण के जो जोरदार वकालत करते हुए ग्लोबल साउथ अब कुछ एक आपूर्तिकर्ताओं के दया पर निर्भर नहीं करता। मैंने हाल ही में आप लोगों को ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट बताया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, और साथ ही याद रखिएगा ग्लोबल साउथ के कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद भारत सबसे पहले क्या है रिस्पॉन्स देता है आपको, वो फिजी की घटना हो, म्यांमार का स्थिति का घटना, आपातकाल मोजाम्बिक, यमन, तुर्कियों की आपदा की बात हो, सभी जगह क्या है, तो सभी जगह क्या है कि सभी जगह आपको चीजें आपको कवर की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले रिस्पांस देश के तौर पर सामने आते हैं और मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भारत की जो नीति है, विदेश नीति, कहीं ना कहीं लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, हम सह अस्तित्व के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जहां पर ग्लोबल साउथ उत्पादक बन जाए काफी हद तक केवल उपभोक्ता के तौर पर रह गया, उसे हम और भी चीजों को देखिए। उभरते विश्व के 2.0 में ग्लोबल साउथ की भूमिका, रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इन इमर्जिंग वर्ल्ड 2.0 पर आधारित इस सत्र का आयोजन किया जा रहा था। तो आपको पीटी फैक्ट में यहाँ से पूछा जा सकता है, रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इन इमर्जिंग वर्ल्ड 2.0 का नेतृत्व इसमें किन के द्वारा किया गया, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, तो उसमें एस जयशंकर होगा। तो एस जयशंकर को भी आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अधिक न्याय संगत, समान और सहभागी वैश्विक व्यवस्था
तथा को स्थापित करने, जब तक ग्लोबल साउथ के अनुरूप निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी का निर्णय लिए जाएंगे, तब तक हम आगे इस आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बातें की जा रही है कि हम और भी बेहतर विकल्प देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से चीज़ों को समझने की जरूरत है कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम ओरिएंट हो सकते हैं। इनको लीजिएगा। अब शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई। पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, सह अध्यक्षता कौन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने क्षेत्रीय परिषद के बारे में 3 से 4 दफा वीडियो एनालिसिस किया हूँ, और युक्ति आईएएस के ऐप पर जाइएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ जाके क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आपको क्षेत्रीय परिषदों के नाम आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात किया जाए। तो नीचे आते हैं। अब केस स्टडी और है। हाल ही में मैंने आप लोगों को आयुष्मान भारत अभियान के बारे में चीजें आई थी, कैग की रिपोर्ट, जिस पर चर्चा की थी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या इस पर क्लासेस हुई थी। जब हुई थी तो कैग के रिपोर्ट के बारे में आप लोग जानकारी होगा। उसी कैग के रिपोर्ट के बारे में आयुष्मान भारत का जब आकलन किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में 403 रोगियों के उपचार पर 1,12,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। ध्यान रखिएगा, मौत के बाद हुई है उस उपचार। जैसे आप लोग एक मूवी देखे थे, मूवी था अक्षय कुमार की मूवी थी, आप लोग याद है। वो मूवी में व्यक्ति मर जाता है और इलाज करता है, पूरा जो इकोसिस्टम है हॉस्पिटल का वो इलाज करता है। उस अक्षय कुमार के जो रोल में हैं उनसे 4 से 5 रुपया का मोटी रकम, फिर 10 लाख का मोटी रकम वसूल करता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे हमारे देश में और वर्ल्ड में ऐसे बहुत से चीज़ें हॉस्पिटल है जो इस प्रकार की चीज़ें करती हैं। मौत के बाद भी लोगों को रखते रहती है आईसीयू में, और उससे मोटी रकम आपको रखते, आपको छोटे बड़े शहरों सभी जगह ये घटनाएं देखने को मिलती है। तो जो आयुष्मान भारत सरकारी योजना है, वहाँ पर केग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई थी, जो केग ने सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2021 के 10 जिलों में 16 अस्पतालों के सैंपल के तौर पर ऑडिट किया था। इसमें 8,081 रोगियों को ऐसे मिले जिनका एक समय में दूसरे अस्पताल पर उपचार दिखाकर भुगतान प्राप्त किया है, अर्थात, और 403 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हुए, मर गए हैं, फिर भी उनका उपचार चल रहा है। इस प्रकार के अमितताओं को ध्यान रखिएगा, आपको चीजें सामने आएगी। तो केग का रिपोर्ट आप फिर से जाके देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। आयुष्मान भारत क्या है, तो आयुष्मान भारत 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसमें लोगों को, ध्यान रखिएगा, पहला देश का 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए करना, दूसरा 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर करना था। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते थे और कार्ड धारक को सुविधित तरीके से अस्पतालों में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराया जाता था। बहुत ही बेहतर योजना है था, ध्यान रखिए, बेहतर योजना है, पर इसके क्रियान्वयन के स्तर पर कमी दिख रही है। अगर क्रियान्वयन के स्तर को बेस्ट कर लिया जाए तो वंचित वर्गों के लिए, कम आय के वर्गों के लिए इससे बेस्ट योजना नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, और भी हम इससे डेवलप कर सकते हैं। वर्तमान की बात की जा रही है। अब 23 सितंबर 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में शामिल परिवार लगभग 97 लाख था। अब ध्यान रखिएगा, अब यह योजना का शामिल बहुत लंबी, देखिए आंकड़ों के साथ कैसे खेला जाता है, देख लीजिए। आंकड़ों को बड़े अंकों में दिखा दिया गया है, छोटे अंक में लिखा जा सकता था। अब 81 रोगियों को 2 बार ऑपरेशन दिया गया, भुगतान, ये सब आंकड़े दिए गए हैं। तो थोड़ा सा आंकड़ों को भी ध्यान में रखना है और केस स्टडी के तौर पर इसे रखना है। क्लियर है। अब गड़बड़ी कैसे मिली, इसको एक रीड कर लीजिएगा, ताकि कभी भी प्रश्न पूछे तो उसके बैकग्राउंड को समझा सके आप। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर विज्ञान से सशक्त होती वैश्विक पहचान। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को एक बार क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। इन आंकड़ों में थोड़ा सा देखना है
कि 13.57% की वृद्धि 2020-21 में भारत के पेटेंट आवेदन की संख्या में बढ़ी है, कि देश में पेटेंट की संख्या क्या बढ़ी है, तो यहाँ पर पेटेंट की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5.95% वृद्धि पेटेंट की स्वीकृति देने के लिए भविष्य पेटेंट कार्यालय इसी अवधि में मंजूर की गई है। ध्यान रखिएगा, और भी आंकड़े दिए गए, तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा क्या करना है, एक बार लिख लेना है, कहीं जहां आवश्यकता होगी वहां आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देश में पेटेंट आवेदन की स्थिति क्या है, आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। कहीं भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा जिस संदर्भ में, तो आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, फिर से वंशवाद के कॉन्सेप्ट को आज लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यह अपना नजरिया हो सकता है, बहुत से लोगों की नजरिया हो सकता है, पर एकमात्र नजरिया नहीं हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। वंशवाद के बारे में मेरा व्यापक नजरिया है, एक तरफा नजरिया नहीं है। केवल वंशवाद केवल कांग्रेस में नहीं है, मैं यह मानता वंशवाद हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों में है। यहाँ पर स्तर के मात्रा की कमी अधिक है, हालांकि कांग्रेस में आपको अधिक दिखेगा, कांग्रेस के मात्रा वंशवाद के मात्रा में। अन्य राज्यों में भी वंश मात्रा, जैसे राज्यों के स्तर की पार्टियों को हम लोग देखेंगे तो बहुत से वंशवाद की मात्रा अधिक मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, वंशवाद एक कॉन्सेप्ट है, उसको किस रूप से अपनाया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है। केवल राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद नहीं है, आप शिक्षण संस्थान में चले जाइए, अगर कोई एक व्यक्ति सक्सेस हो गया है, उसके नाम पर शिक्षण संस्थान चल रहे, तो उसका पूरा महकमा परिवार के लोग उसमें कार्य करते हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा, कोई बिजनेस लॉबी है, बिजनेस फील्ड है, वहां पर उसके लोग काम करेंगे, उससे योग्य व्यक्ति उनको नहीं मिलेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। ध्यान रखें, ऐसे बहुत से चीज है जो आपको वंशवाद से प्रभावित चीजों को देखने को मिलता है, पर लेखक के द्वारा राजनीतिक आपको वंशवाद की चर्चा की गई है। और ध्यान रखिएगा, वंशवाद की नींव के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप चीजों को ब्रॉड लेवल पर सोच सकते हैं। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखिएगा, और भी चीजों को हम स्पष्ट करते हैं। वंश के आधार पर पार्टी या फिर सरकार का नेतृत्व सौंपने पर जब कांग्रेस ने योग्यता क्षमता को कोई ध्यान नहीं रखा, तो अन्य दल क्या रखेंगे, इनका लेखक के द्वारा बात की गई है। देखिए, एक तरफी तरीके से ये सही है, पर हम इसके उलट भी बातें पहले कर चुके हैं। जो मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए आतुर मोतीलाल नेहरू 23 अगस्त 1927 में गांधी जी को लिखा था कि मेरे समझाने के बावजूद एकमात्र संभावित विकल्प के रूप में आमतौर पर सभी जवाहरलाल नेहरू की मांग कर रहे हैं। इससे पहले गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल नेहरू को अयोग्य मानते थे, और 19 जून 1927 को मोतीलाल नेहरू ने लिखा कि कांग्रेस का जो रंग ढंग है, उससे यह राय दृढ़ होती है कि अभी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बनना ठीक नहीं है। बाद में लिखते हैं, जब गांधी जी का थोड़ा सा प्रतीकात्मक विरोध किया जाता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस दौर में। और ध्यान रखिएगा, 1929 में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू का जब अध्यक्ष योग बने, तो वहां पर कुछ बातों को स्पष्ट किया गया था। मोतीलाल नेहरू की 2 चिट्ठियों का नजरअंदाज कर दिए, तीसरी चिट्ठी पर मान गए जो आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, गांधी जी सरदार पटेल के दावे की अनदेखी कर जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बनवा दिया। यह कुछ राजनीतिक और उस समय के समसामयिक घटनाक्रम थी, जिसके आधार पर देख सकते हैं कि कोई पार्टी विशेष में कोई महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो अपने परिवार के लोगों को शामिल करने के लिए समस्या अपने जो भी चीजें हैं वो अराउंड चीजों को करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीजों को, किसी राजनीतिक परिवार का कोई सत्ता उच्च पद पर बैठे, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी परिवार का लोग अगर योग्य है और वो प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, तो योग्यता के आधार पर पहुंचे तो कोई इशू नहीं है, पर योग्यता ना हो तो अगर पहुंचे तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही बिजनेस में होता है, वैसे ही शिक्षण संस्थान है, ऐसे ही बहुत से सेक्टर में जहां आप देख रहे हैं, जहां भी अगर योग्य व्यक्ति अगर उस पद पर पहुंच रहा है, सर्वोच्च पद पर, तो कोई इशू नहीं है कि परिवार से ही आए या जन और लोगों को आधार मिले। पर योग्य नहीं है और उसे स्थान दिया जाए इस पद पर,
तो समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए देखिए इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और तर्क लाजमी भी है और आपको समझने की आवश्यकता होगी। सवाल तब उठता है जब उस पद पर योग्यता न होने के बावजूद किसी पद पर बैठे हैं, ठीक है ना। और मैंने ऐसे कई इंस्टीट्यूशन देखा है जहां पर, मैं आप लोगों को पता ही मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ, अधिकतर लोगों को पता है मैं किस किस इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ। तो अधिकतर बड़े बड़े मल्टीनायर कंपनियां हैं या तो जो लोकल लेवल पर भी कम आपको इंस्टीट्यूशन है, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। बिजनेस क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। बिजनेस क्लास में भी एक वर्ग है जहाँ पर अपने सह संबंधी को वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग रहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि बावजूद यहाँ दिया तो आज वंशवादी दल यही करने लगे हुए हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के पद योग्य थे? यदि होते तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनपने नहीं लगता। तो देखिए एक तरफीय नजरिया जरूर है पर कुछ चीजों को स्पष्ट कर रहा है। क्या कि जब हम वंशवाद के तौर पर देखते तो क्या देश में भ्रष्टाचार के स्वरूप बदल रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो इसको भी हम एक कुरीति के तौर पर देख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि हम भ्रष्टाचार के बढ़ने मात्र से हम जवाहरलाल नेहरू की योग्यता को कम कर दें, और भी क्षेत्र जहां बेहतर काम इनके द्वारा किया गया है। तो लेखक का एक नजरिया है पर एक पॉइंट आपको जरूर दे रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वैसे ही 1947 से 85 के बीच कौन कौन प्रधानमंत्री थे, उनमें से 3 नेहरू गांधी परिवार के थे। तो ध्यान रखिएगा यदि इस संदर्भ को समझा जाए तो कुछ चीजों को समझिएगा। जैसे नेहरू ने राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ होती तो चीन हमारे हजारों वर्ग मील जमीन को नहीं हड़प लेता। कुछ चीजें जरूर गलतियां की गई, मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कुछ दिन पहले। नेहरू जी के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां कर दी गई हैं जो भविष्य में हम उसे क्या कर सकते, सुधार नहीं सकते। उसके लिए हमें उसका राष्ट्रीय संपदा है ना हमेशा दाव पर रखना होगा। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बात की गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ होती तो हम अक्साई चीन जैसे कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हुआ, पीओके का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो नहीं होता। फिर उसी तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में मैंने बताया था, अगर राजनीतिक तौर पर हम जब पाकिस्तान के उतने बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य जमाए हुए थे और उनके उनके 73,000 से अधिक सैनिक जब हथियार डाले हुए थे तो हम कूटनीतिक तौर पर क्या कर सकते थे, कूटनीतिक तौर पर हम पाकिस्तान से क्या कर सकते थे, आगे स्टेप की बार्गेनिंग समझौते कर सकते थे जिसमें हम ये जो पीओके का क्षेत्र है उसे आजाद करवा सकते थे या तो हम इसके बदले में। और ये कहीं गलत नहीं है, ठीक है ना। हम अपने मानवीय स्वरूप के तौर पर हम क्या करते हैं कि हम इतने एथिक्स हो जाते हैं, एथिक मोरालिटी की बात कर लेते हैं कि वर्तमान नहीं भविष्य की है ना, भविष्य के मुद्दों को हम समझने का प्रयास नहीं करते। क्या विश्व का कोई ऐसा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए अगर ये सब चीजें कर रही है तो क्या इसका गलत मतलब निकाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो यह कहीं ना कहीं क्या है कि इस चीजें को ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे 1963 में तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे डी संजीव बैथा, याद रखिएगा इन्होंने, संजीव भैया ने क्या कहना पड़ा, उनके कांग्रेसी एक 1947 तक भिखारी थे, जो कांग्रेसी लोग थे 1947 में भिखारी थे, पर 1963 आते आते करोड़पति हो गए। यह कहा जा सकता है झोपड़ियों में के स्थान पर शाही महलों ने ले लिया। और आज की दौर की बात की है, किसी पर 1000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 2000 करोड़ की, किसी के पास 3000 करोड़ की, और 100 और 200 करोड़ की, तो अनगिनत आपको जरूर आपको चीजों को 2000 100 करोड़ 200 के नेता तो अनगिनत है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार के मानक ही तय करेंगे कि आपके पर वंशवाद और परिवारवाद कैसे प्रभावित करता है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा देखिएगा यहाँ पर भी कुछ बातें की गई हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। महावीर त्यागी जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस सांसद थे, ध्यान रखें उन्होंने 31 जनवरी 1959 को लिखा कि मेरी राय में इंदु अर्थात इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुने जाने से रोको या फिर अब प्रधानमंत्री पद से मुक्ति दे दो। कुछ बातें की गई थी जब उन्हें द्वारा ये सब चीजें आपको वंशवाद के तौर पर देखने को मिला था। इसी के साथ याद रखिएगा कुछ बातों को, जो लगातार हम लोग वंशवाद के बारे में बात करते हैं और वहां पर बात क्या होता है, हमेशा अनुभव की बात होगी, योग्यता की बात होगी, योग्यता की बात होगी। अगर योग्य व्यक्ति वंश से भी निकलकर कार्य करे तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। पर वंश के आधार पर वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे और उनको योग्यता ना हो
तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करती है। तो इन पॉइंटों को रेखांकित करते हुए आप क्या करेंगे, अपने उत्तर को लेखित करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या वंशवाद वंशवाद देश की सारगर्भित राजनीतिक समस्या है? राजनीतिक समस्या है। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वंशवाद केवल नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो लोग कम्युनिकेशन ग्रुप में या तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन ग्रुप दिया गया, और दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज लिए वो अपने पैकेज में भेजेंगे, ताकि मैं वहां से चीज़ों को कवर कर सकूं, देख सकूं। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। और अब रेगुलर होगी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाएगा रात में, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।